नमस्कार। द एजुटेक अवे टू ज्योग्राफी आपका स्वागत करता है। आज है पर्यावरण अध्ययन, जिसमें हम लेकर प्रस्तुत है मृदा का वर्गीकरण भाग 1। मृदा का वर्गीकरण कार्टिस प्लेयर मार्बेट महोदय ने 1963 से 1935 का विश्व मिट्टी का वर्गीकरण सबसे प्रसिद्ध। इन्होंने अपने मृदा वर्गीकरण में जलवायु, वनस्पति और मिट्टी के मजबूत संबंधों पर जोर दिया। अर्थात जो भी है मृदा का वर्गीकरण इनका, उसमें वनस्पति, जलवायु और मिट्टी का जो संबंध होता है उसके आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया। मार्बेट के अनुसार विश्व की मिट्टी को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। जो मार्बेट का वर्गीकरण है इनके उन्होंने 3 प्रमुख वर्ग में इसको विभाजित किया, और दूसरे लोगों ने, कोई लोग 2 और किसी ने और कलर रंग के आधार पर कई भागों में बांटा है, इसलिए इसके कई भाग हो सकते हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार। तो यहाँ पर मार्बेट के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें इन्होंने बताया कि क्षेत्रीय या मंडलीय मृदा, जिसे जोनल सॉइल कहते हैं, अंतः क्षेत्रीय या अंतः मंडली अमंडली के और मंडली के बीच में पाया जाता है। जैसे क्षेत्रीय और क्षेत्रीय के मध्य में जो छिटपुट मिलती हैं वैसे। तो इस तरीके से इनका 3 वर्गीकरण होता है। क्षेत्रीय या मंडलीय मृदा क्या है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। फिर इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। क्षेत्रीय या मंडलीय मृदा अच्छी तरह से विकसित मृदा होती है, जो सामान्य मृदा बनाने की प्रक्रियाओं, जलवायु, वनस्पति, मूल सामग्री, अपक्षय आदि के माध्यम से मूल चट्टानों द्वारा बनाई जाती है। अर्थात जब हम मृदा का बनने की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें बात आई थी कि उसके कारक कौन कौन से होते हैं, तो और उसके लेयर क्या थे, तो जिसमें आता मूल चट्टान, बेडरॉक जिसे बोला गया था, उसके अपक्षय अपघटन से फिर कौन करता है, अपक्षय और अपघटन की प्रक्रिया काम करती है मूल सामग्री, वनस्पति और उसमें पाए जाने वाले और कण, वायु के और जलवायु, इन सब के पीछे इसका मुख्य कारण होता है। तो इससे के द्वारा पूरी अच्छी तरह से विकसित मिट्टी होती है क्षेत्रीय मिट्टी। यह प्रत्येक गोलार्ध में भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक मंडलीय मृदा के 6 निरंतर क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी अगर हम सामान्य रूप में देखें तो मतलब माइक्रो न करें तो उसमें पाए जाते हैं 6 लगातार एक एक क्षेत्र मिलता है। जैसे अगर हम भूमध्य रेखा से तो करें विषुवत-रेखीय क्षेत्र से, तो वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, वनस्पति भी ज़्यादा है, तापमान भी ज़्यादा है। बेडरॉक उत्तरी गोलार्ध में भूमि व्यापक रूप से पाई जाती है। यानी इसका जो मंडलीय मृदा एक अच्छी तरह से मृदा परिच्छेदिका विकसित होती है। यानी मंडलीय मृदा में जो होती है अच्छी प्रकार की जो होती है प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं, यानी इसमें सभी चारों लेयर मिलते हैं। चाहे 6 लेयर, अगर माइक्रो करें तो 8 लेयर। तो इस तरीके से इसका पूरा जो स्तर पाए जाते हैं मृदा के, वो सब इसमें मिलते हैं। और इसमें 4 अलग अलग मिट्टी का 36 यानी जो लेयर है 36 है। ह्यूमस, महीन मिट्टी के कण, अपक्षय सामग्री और मूल चट्टान मुख्य रूप से ये मिलते हैं। अब जो निम्नलिखित 6 उन्होंने बताया क्षेत्रीय मृदा मंडल होते हैं, जो दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक विकसित होते हैं, वे हैं क्या। लेटराइट मिट्टी, यानी लेटराइट पानी की अधिकता, टेम्परेचर अधिक और घनावन क्षेत्र पाया जाता है जो, और उष्ण टेम्परेचर जहाँ पाया जाता है इस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी। फिर रेगिस्तानी मिट्टी मिलती है, स्टेपी और ये सब। चेस्टनट, चेस्टोजम, फिर टैंगा यानी पेडोजोजम मृदा, टैगा और टुंड्रा। तो इस तरीके से इनका नीचे से लेटराइट, रेगिस्तानी, चेस्टनट, चेरनोजम, टैगा और टुंड्रा मृदा पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी के बारे में इन्होंने बताया। लेटराइट मृदा निम्न अक्षांश भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है, जहाँ तापमान तथा वर्षा तीव्र और पर्याप्त होती है। लेटराइट मृदा पर वर्षावन पाया जाता है। निम्न अक्षांशों में उच्च तापमान होता है, जिसके कारण उच्च अपक्षय होता है। ये सारी चीज़ें अभी जो हम बात किए। और यहाँ पर पदार्थों में उपस्थित खनिज जैसे कैल्शियम और पोटेशियम पानी में घुल जाता है और मिट्टी के प्रोफाइल के नीचे ले, यानी निच्छालन हो जाता है, नीचे चले जाते हैं। जब पानी लगातार मिलता रहेगा तो क्षितिज में निच्छालित हो जाता है। उच्च तापमान और वर्षा के कारण एक उच्च जीवाणु वृद्धि, यानी तापमान है, वर्षा भी है, वनस्पति भी है, तो जीवाणु प्रक्रिया ज़्यादा होती है। तो इसलिए ह्यूमस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो लोग भी खा जाते हैं जो जो जीवाणु होते हैं। तो इसलिए ह्यूमस जो होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से विकसित होता है और कम वो जो उसका कूड़ा टाइप का होता है वो नहीं मिलता है।
लेटराइट मिट्टी की ऊपरी परत मोटे कणों से बनी होती है। क्यों? लगातार वहाँ पर इतना तेजी तेजी से सारी चीज़ें विकसित होती है, जिसमें कम पोषक तत्व और कम ह्यूमस पाया जाता है। क्यों? ह्यूमस तो जीवाणु खा गए। मिट्टी का दूसरा और तीसरा क्षितिज यानी दूसरा लेयर उसके जस्ट बी और सी संस्तर जो बोलते हैं, बी और सी संस्तर समृद्धि किससे होता है? खनिजों से। क्यों? ऊपर से नीचे सब आ गए और उपजाऊ होता है। इस प्रकार यह बड़े पौधों के लिए तो उपयुक्त है, छोटे प्रकार की घासों के लिए, फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ये है आपका कि देखिए भूमध्य रेखा के आसपास का ये पूरा कंगो बेसिन ये है, इधर ये, और इधर अमेजन का पूरा रीजन है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? घना है, और इसमें स्टेपी जो जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क सवाना का क्षेत्र है, ये घने वनों वाला क्षेत्र इस तरीके से यहाँ पर मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी का वैश्विक वितरण अमेजन बेसिन, अफ्रीका में कांगो बेसिन, इंडोनेशिया और मलेशिया, अन्य दक्षिण पूर्व एशिया देशों में मिलता है। इसके बाद आती है रेगिस्तानी मिट्टी। तो रेगिस्तानी मिट्टी में क्या होगा? देखिए ऐसा भुरभुरा होगा, सारा कुछ रेत की प्रधानता होगी। रेगिस्तानी मृदा दोनों गोलार्धों में कर्क और मकर कटिबंधों के बीच पाए जाने वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान कहाँ विश्व मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय कर्क और मकर रेखा के बीच में। रेगिस्तानी मृदा के कण मोटे और रेतीले होते हैं। रेगिस्तानी मृदा में ह्यूमस नहीं पाया जाता क्योंकि खनिजों से भरपूर होता है। ह्यूमस वनस्पति नहीं है, वहाँ जीवाणु उसका अपघटन नहीं किए, और पानी भी नहीं है जिसके कारण से वह सड़के वहाँ पर ह्यूमस बनाए। यह वनस्पति के लिए उपयुक्त नहीं होता, यानी यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम मिलते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर यह रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है, अफ्रीका में पूरा सहारा मरुस्थल, दक्षिण पश्चिम एशिया अरब प्रायद्वीप, भारत में थार मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका में सेरोनल मोजावे रेगिस्तान, और इधर चले जाइए कैलिफोर्निया की साइड में, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा का मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका में फिर नीचे कालाहारी, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो ये देखिए ये पूरा है, देखिए पश्चिमी अफ्रीका है, ये कालाहारी है, ये अटाकामा ये वाला पार्ट है किनारे यहाँ पर ये, और ये सहारा, ये गोभी वाले ठंडे वाले भी दिखा दिए यहाँ पर, और ये वाला ठीक। चेस्टनट मृदा, जो चेस्टनट के बारे में बात कर रहे थे उसके देखते हैं। चेस्टनट मृदा उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इन्होंने भूमध्य सागरीय प्रकार की जो जलवायु है उसको चेस्टनट लिया है, और यह निम्न क्षेत्रों में पाई जाती है। भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया का क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम चिली में, ऑस्ट्रेलिया का सबसे दक्षिण भाग। यह खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और वनस्पति की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। यह रोपण फसलों के लिए भी उपयुक्त होती है, और इसी में यहाँ पर कहाँ हुआ? रोपण विधि मिलती है। तो चेस्टनट का ये जो लाल रीजन है देखिए, जो किनारे 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 चरनोजम, ये गहरे रंग की मिट्टी, ये दोनों गोलार्धों में समशीतोष्ण घास के मैदान में पाया जाता है। जलवायु पारिस्थितिकी अर्ध शुष्क चरनोजम मृदा क्षेत्र में निम्नलिखित, एक बार फिर से चलते हैं मैप पर, नीचे दिखाया गया है ये पूरा है आपका, नीचे वाला, ऊपर वाला जो है वो चरनोजम का है, नीचे वाला चेस्टनट का है। ओके आगे, तो ये कहाँ पाया जाएगा? जो चरनोजम मृदा है जहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं, तो कहाँ? अर्जेंटीना में पम्पास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड शीतोष्ण घास का मैदान, मध्य अमेरिका में प्रेरी, मध्य यूरेशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन से खनिज, यह एक खनिज धारण करने वाली मिट्टी होती है। जैसे अगर इसकी बात करें तो भारत में भी, जिसे कपासी मृदा कहते हैं, काली मिट्टी, रेगुड़, ये भी उसी प्रकार की मिट्टी होती है। यह एक ऊपरी मिट्टी निचली मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए यह घास और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। आगे हम बात करेंगे टेंगा मिट्टी या पेडजोल मृदा। आगे यह हल्के रंग की पेडजोल मृदा है। यह वन भूमि भी कहा जाता है, इसे हल्के रंग की होती है, और यह इसे वन भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ शंकुधारी वनस्पति पाई जाती है। टेंगा मतलब वन शंकुधारी, खनिजों से भरपूर, लेकिन इसमें ह्यूमस की कमी होती है क्योंकि तापमान की कमी रहती है। शंकुधारी वन अपना पत्ता नहीं गिराते हैं, यानी इनका पत्ता नहीं गिरता है, तो इसलिए क्या होता है? वो अपघटन भी नहीं हो पाता है। कम तापमान वाले वातावरण में बैक्टीरिया की वृद्धि कम होने के कारण अपघटन भी कम होती है। टेंगा मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयुक्त नहीं पाई जाती है। इसी के बाद फिर ऊपर सबसे टुंड्रा मिट्टी पाई जाती है। टुंड्रा मिट्टी उच्च अक्षांशों 70 से 80 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती है। यह मिट्टी में भूमि की अनुपस्थिति के कारण नहीं मिलती है। यह अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, फिनलैंड और उत्तरी साइबेरिया में पाया जाता है। सर्दी के दौरान में यह बर्फ़ से ढका रहता है, गर्मी के मौसम में यह बहुत
छोटी घासों का समर्थन करता है। ये है आपका, जो हम बात करते हैं, ये टुंड्रा रीजन है, लाल रंग के ऊपर है, और हरा रीजन जो है आपका कोणधारी वनों वाला है, ठीक है, टैगा। तो ये है आपका अब प्रथम भाग, जो एक सामान्य वर्गीकरण है, जो हम एकदम हल के रूप में जानते हैं कि वर्गीकरण नीचे से ऊपर कैसे किया गया है। तो सबसे सरल वर्गीकरणों में से एक है ये। आगे हम इसको दूसरे भाग में थोड़ा डिटेल में देखेंगे और साइंटिफिक वर्गीकरण के बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।